कहानी की शुरुआत में हमें थॉमस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नॉर्वे से होकर के आ रहा था और वो कंपाउंड की तरफ जा रहा था। ट्रेन रुकने के बाद वो गैस स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है और वो उस आदमी से पूछता है कि एल्विस भाई कहाँ पर हैं। तब वो आदमी थॉमस से कहता है कि एल्विस भाई पीछे के साइड में है, वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे हैं। असल में एल्विस वो बंदा है जो थॉमस को कंपाउंड की तरफ लेकर के जाने वाला है और ये सफर 2, 4, 10 घंटों का नहीं था बल्कि 3 से 4 दिन लगने वाले थे कंपाउंड तक जाने में। और इसके बदले में एल्विस भाई उससे दबाकर पैसे भी ले रहे थे। कंपनी का पैसा अलग और जो थॉमस से ले रहे थे वो अलग। अब अगर एल्विस भाई इतना पैसा ले रहे हैं तो रेडियो और एसी चालू करना भी तो जरूरी था, लेकिन वो अपना पैसा बचाने के लिए एसी को बंद कर रखे थे। वैसे जब थॉमस रेडियो को ऑन करता है तो एल्विस जल्दी से उसे बंद कर देता है, ये बोलकर कि अगर इसे चालू करोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, दोबारा इस रेडियो को चालू भी मत करना। असल में ये गाड़ी काफी खटारा टाइप का था तो इसीलिए एल्विस भाई मना कर रहे थे और ये सफर काफी लंबा तय करना था। रात के समय में ये लोग ड्राइविंग नहीं करते हैं बल्कि एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ एल्विस भाई उससे पूछते भी हैं कि आखिर तुम नॉर्वे को छोड़ करके कंपाउंड की तरफ क्यों जा रहे हो। वैसे भी कंपाउंड की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, नॉर्वे वाला हाल वहाँ भी हो रखा है। इसके बाद थॉमस अपनी जेब से एक कागज निकालता है। दरअसल थॉमस को एक काम के बारे में पता चला था और वो उसी काम के लिए वो कंपाउंड की तरफ जा रहा था। थॉमस को ये लग रहा था कि वहाँ पर जाने के बाद उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर एल्विस भाई उसे बताते हैं कि शायद तुम इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हो। ये कंपनी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाती है। मेरा रोज का आना जाना है तो मैं इन सबको अच्छे से जानता हूँ। इस उम्मीद में तो बिल्कुल मत रहना कि ये तुम्हारी लाइफ बेहतर बना देंगे। जिस पर थॉमस कहता भी है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्वे से थोड़ा सा तो बेहतर होगा। अगले दिन सुबह होते ही फिर से ये लोग सफर को शुरू करते हैं। इस बार थॉमस कार को ड्राइव कर रहा था और जब वो एल्विस भाई को सोता हुआ देखता है तो वो धीरे से रेडियो को चालू कर लेता है। असल में वो रेडियो के जरिए जानना चाहता था कि नॉर्वे में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन जैसे वो रेडियो को चालू करता है तो उसके कुछ समय के बाद गाड़ी अपने आप ही बंद हो जाती है। इससे एल्विस भाई काफी नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता था। हालांकि थॉमस उनके पास जा करके उनसे इस चीज के लिए माफी मांगता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि बहुत कम चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो। रेडियो चालू करने की वजह से इंजन पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद थॉमस जब हल्का होने के लिए साइड में जाता है तब वहीं पर वो धूल और पत्थरों के नीचे सोने के जैसा कुछ देखता है जो कि दिखने में तो बिल्कुल सोने की तरह लग रहा था। इसके बाद वो जल्दी से एल्विस भाई को अपने पास बुलाता है। फिलहाल एल्विस भाई को सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये सोना है, इसलिए वो अपना लाइटर निकाल करके उस सोने को जलाते हैं। अगर वो काला पड़ जाता तो वो सोना नहीं है, लेकिन काफी समय तक जलाने के बाद भी वो काला नहीं पड़ता, जिसका साफ मतलब था कि ये असली सोना है। इसके बाद दोनों मिल करके उस सोने को बाहर निकालने के लिए खुदाई शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद जब ये दोनों साथ में मिल करके सोने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता। इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी इन्हें कितना खुदाई करना पड़ेगा। फिलहाल ये लोग सोने को बाहर निकालने के लिए दूसरा तरीका लगाते हैं। रस्सी को सोने से बांध देते हैं और गाड़ी से खींचने लगते हैं, लेकिन पहली ही बार में रस्सी टूट जाती है। यही चीज ये लोग बार बार करते हैं, लेकिन हर बार रस्सी टूट जा रही थी। इसके बाद ये दोनों मिल करके वापस से खुदाई करना शुरू करते हैं, ये सोच करके कि इस बार सोना बाहर निकल जाएगा, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सोना कितना अंदर तक नीचे धंसा हुआ है। खुदाई करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सोना इधर से उधर नहीं होता। फिलहाल रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग जल्दी से जा करके लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि रात में सरवाइव करने के लिए इन्हें आग जला करके रखना जरूरी था। फिलहाल इतने बड़े सोने को पा करके एल्विस भाई बहुत खुश थे। थॉमस और वो दोनों ही खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द ये दोनों अमीर बनने वाले थे। फिलहाल एल्विस भाई समझ चुके थे कि ये काफी बड़ा सोना है और ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने वाला है, इसीलिए वो थॉमस से कहते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को जा करके एक्सवीटर लाना होगा, उसी से हम इस सोने को बाहर निकाल सकते हैं। एक्सवीटर एक प्रकार से जेसीबी की तरह होता है, जिसको हम ट्रक या फिर छोटी मोटी किसी भी गाड़ियों पर रख करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उस चीज से हम किसी भी सामान को उठा सकते हैं। फिलहाल एल्विस भाई अपने किसी एक खास दोस्त को जानते थे जिनके पास वो एक्सवीटर मशीन है। वो मशीन इन्हें बड़ी ही सावधानी से यहाँ पर लेकर के आना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया कि ये लोग उस मशीन को रेगिस्तान लेकर के जा रहे हैं तो उन लोगों को शक हो जाएगा। किसी एक को जा करके वो मशीन लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रुक करके किसी एक को सोने की देखभाल करनी होगी। थॉमस कहता है कि तुम समझदार हो, तुम चले जाओ, मैं सोने की देखभाल कर लूंगा। जिस पर एल्विस भाई कहते हैं कि सोच लो, आने जाने में 4 दिन लगेंगे, तुम यहाँ पर 4 दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। हालांकि थॉमस कहता है कि नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह में एल्विस
भाई थॉमस को कुछ जरूरी सामान देते हैं, जैसे कि पानी, खाना और एक फोन। और जाने से पहले वो थॉमस से ये भी कहते हैं कि फिक्र मत करना, जैसे ही मुझे मशीन मिलेगा मैं तुरंत वापस लौट कर आऊंगा और बीच बीच में मैं फोन ले करके तुम्हारे पास कॉल करता रहूंगा। इसके बाद हमारे एल्विस भाई कार ले करके यहाँ से चले जाते हैं और फिर थॉमस उस सोने को अच्छे से ढकने के बाद अपने रहने की व्यवस्था टाइट करने लगता है। बगल में एक छोटा सा पेड़ था और उसी पेड़ पर वो एक कैंप लगाता है। रात में आग जलाने के लिए वो ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करता है। शुरू में तो काफी ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है थॉमस की तड़प बढ़ने लगती है। अब ऐसे इलाकों में कॉमन सी बात है कि डिहाइड्रेशन होता है। फिलहाल अभी के लिए वो थोड़ा सा ठीक था क्योंकि उसके पास खाना और पानी था। जब वो लकड़ियों को ढूंढते हुए थोड़ा सा दूर जाता है तब उसे एक प्लेन का मलबा दिखाई देता है। वो प्लेन के पास जा करके उसके छोटे छोटे मलबों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और फिर उन मलबों को घसीटते हुए ले करके अपने कैंप के पास आता है। वो इन्हें अपने छोटे से पेड़ के चारों तरफ लगा देता है, जिसकी वजह से काफी अच्छा सा कवर बन जाता है। ये अभी दूसरा दिन था और दूसरे दिन ही थॉमस की हालत खराब होने लगी थी। उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें आ रही थी, इसलिए वो खुद उस सोने को तोड़ने लगता है। जैसे ही वो सोने पर 2-4 बार मारता है तो एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल आता है। ये छोटा भले लग रहा था, लेकिन इस टुकड़े से थॉमस की पूरी जिंदगी पार हो सकती थी। उस टुकड़े को ले जा करके जैसे वो बैग में रखता है तो उसी वक्त हमारे एल्विस भाई का कॉल आ जाता है। वो थॉमस को बताते हैं कि मैंने मशीन को ले लिया है और अब मैं वापस आ रहा हूँ। तभी थॉमस उसे बताता है कि मैंने सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया है। तभी एल्विस भाई कहते हैं कि कुछ ऐसा वैसा मत करना, 2 दिन बाद मैं पहुंच जाऊंगा, फिर हमारे पास बहुत सारा सोना होगा। एल्विस भाई ये सोच रहे थे कि कहीं थॉमस इस सोने के टुकड़े को लेकर के यहाँ से निकल ना जाए। हालांकि थॉमस उनसे कहता है कि मैं वेट कर रहा हूँ, बस जल्दी आ जाओ। रात के समय में जब थॉमस आग जलाता है तब उसे मालूम चलता है कि लकड़ियाँ कम पड़ गई हैं, जिसके बाद वो थोड़ी सी लकड़ियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। असल में आग को जलते रहना जरूरी था क्योंकि आसपास भेड़िए थे। अगर आग बुझ गया तो वो कभी भी थॉमस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए लकड़ी को ढूंढ करके आग को जलाना बहुत जरूरी था। और जब वो लकड़ी को ढूंढने के लिए जाता है तब भी उसके सामने कुछ भेड़िए आ जाते हैं। वो तो अच्छा था कि उसके हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थी, इसी वजह से वो भेड़िए उसके पास नहीं आते। वैसे थॉमस के पास खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वो पानी ही पी करके गुजारा कर रहा था। फिलहाल डब्बे का पूरा पानी उसके पास था तो पानी से काम चल जा रहा था। जब वो पानी पी रहा था तभी उसे एक सांप दिखाई देता है। उसे काफी भूख भी लगी हुई थी, इसलिए वो उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो सांप को पकड़ने वाला था तभी वो वहाँ से निकल लेता है। इस दौरान थॉमस ध्यान नहीं दे पाता। उसका पानी का बोतल नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उसके बोतल में से ढेर सारा पानी नीचे गिर जाता है। उसे पछतावा तो काफी होता है, लेकिन अब क्या फायदा था। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उसके पास 4 दिन जितना पानी नहीं था। एक दिन थॉमस जा करके जब प्लेन के मलबों को इकट्ठा कर रहा था तभी वो एक लड़की को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। उसे देखने के बाद थॉमस जल्दी से जा करके प्लेन के अंदर छुप जाता है, लेकिन इस दौरान वो जो लड़की थी वो थॉमस को देख लेती है, जिसके बाद वो थॉमस से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो यहाँ पर आया कैसे। लेकिन थॉमस इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लड़की थॉमस को पानी पीने के लिए देती है, लेकिन थॉमस मना कर देता है। हालांकि वो थॉमस को सूखा हुआ सांप के मांस भी देती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। जब वो कोई जवाब नहीं दे रहा था तब वो लड़की उससे कहती है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर एक पानी का होल है, अगर तुम वहाँ तक चले गए होते तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे यहीं पर रहना ठीक लगता है। लेकिन अब तक वो लड़की थॉमस के कैंप के पास धुआं देख चुकी थी, इसीलिए वो थॉमस के कैंप के पास जाने लगती है। तभी वो उस लड़की को रोकता है और थॉमस उससे कहता है कि मैं तुम्हें वो प्लेन दे रहा हूँ, तुम प्लेन में जाकर के रह सकती हो, लेकिन मुझे परेशान मत करना। इतना कहने के बाद जब थॉमस अपने कैंप के पास जाने लगता है तब वो लड़की उसका पीछा करती है और फिर वो थॉमस से दोबारा पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, क्यों आया। वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस बात से थॉमस गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने तुम्हें प्लेन दे दिया है ना, तो अब जाओ वहीं पर। उसी समय थॉमस के सर में काफी दर्द होने लगता है। असल में ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा था। थॉमस इस हाल में नहीं था कि वो कुछ कर सके। इसी चीज का फायदा उठा करके वो थॉमस के कैंप के पास जाती है और पता नहीं क्यों लेकिन वो कैंप को उजाड़ने लगती है। इसके बाद वो थॉमस से ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम नॉर्वे के साइड से आए हो, मुझे पता है कि तुम अपने दोस्त के साथ मिल करके कोई घटिया प्लान बनाए हो, तुम यहाँ पर वो चीज लेने के लिए आए हो जो
तुम्हारी है ही नहीं। वो थॉमस को काफी भला बुरा बोल देती है, इसलिए बात हद से बाहर निकल जाती है। थॉमस को गुस्सा आता है और वो एक फावड़े से उस लड़की पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट लड़की की मौत हो जाती है। इस चीज का थॉमस को बहुत अफसोस था, लेकिन वो क्या कर सकता था। कभी कभी ऐसी हालातों में इंसान सही फैसले नहीं ले पाता। इसके बाद वो थोड़ी दूर पर जा करके खुदाई करता है और लड़की की बॉडी को वहीं पर दफना देता है। उस लड़की के पास जो खाना और पानी था, थॉमस उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। आसपास कुछ जंगली कुत्ते उस लड़की की बॉडी को बाहर निकालने लगते हैं। हालांकि थॉमस जा करके उन कुत्तों को भगाता है और बॉडी को वापस लेकर आ जाता है। इस बार उस लड़की की बॉडी को जलाने के लिए वो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है। वो लड़की की बॉडी को जला करके अंतिम संस्कार कर देता है। अगले दिन हमारे एल्विस भाई वापस से थॉमस के पास कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम सोने के पास हो ना, जिस पर थॉमस कहता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, लेकिन वो एल्विस भाई को उस लड़की के बारे में नहीं बताता। फिलहाल एल्विस भाई कहते हैं कि मैं आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ, मैं बहुत जल्द पहुँच जाऊंगा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। असल में मशीन की वजह से मेरी गाड़ी काफी भारी हो चुकी है, इसीलिए मुझे धीमी रफ्तार से आना पड़ रहा है। उसी समय थॉमस को मुसाफिरों का एक ट्रक दिखाई देता है। उसके मन में तो यही आता है कि वो ट्रक को रुकवा ले और जो उसके पास सोने का टुकड़ा है उसी को लेकर के यहाँ से निकल जाए, लेकिन तभी फिर से उसके मन में बड़े वाले सोने का लालच आ जाता है, इसीलिए वो अपने इस फैसले से पीछे हट जाता है। उसने भी यही सोचा कि जब एल्विस भाई ने कहा है तो रुक जाते हैं। इसके बाद थॉमस जा करके रात का व्यवस्था करने के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन तभी थॉमस को अपने सामने बहुत बड़ा तूफान दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। जिसके बाद थॉमस जल्दी से भागते हुए अपने कैंप के अंदर चला जाता है, लेकिन ये कैंप भी उस तूफान के सामने टिक नहीं पाता। थॉमस इस तूफान की चपेट में आ जाता है और वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। सुबह में जब आँख खुली तब उसे मालूम चलता है कि उसके बॉडी में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका है। फिर भी उसे अपनी परवाह नहीं थी, बल्कि उस सोने की परवाह थी। वो जल्दी से जा करके हर तरफ सोने को ढूंढने लगता है। असल में धूल की वजह से वो सोना दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन थॉमस को लोकेशन पता था, इसलिए वो उसे आसानी से ढूंढ लेता है। इसके बाद वो अपनी बॉडी में से उस लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर ब्लड को रोकने के लिए वो उस पर जल्दी से एक कपड़ा बांध लेता है। लेकिन इस समय तक थॉमस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो बेहोश हो जाता है। जब उसे कुछ कुछ होश आता है तब वो वापस से अपने सामने एक लड़की को देखता है। थॉमस को ये लगा कि जिस लड़की को उसने मारा है ना, ये वही है। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन अगर सच में वहम होता तो वो लड़की उसे पानी थोड़ी पिलाती। फिलहाल थॉमस काफी डरा हुआ था, इसलिए वो उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो लड़की यहाँ से चली भी जाती है। इसके बाद थॉमस वापस से जब सोने के पास जाता है तो उसी समय एल्विस भाई उसके पास कॉल करते हैं। वो थॉमस से कहते हैं कि बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पास पहुँच चुका हूँ। उस सोने पर ध्यान देना, किसी और की नजर उस पर न पड़े। उसी समय थॉमस के पास वो लड़की वापस से आ जाती है और वो थॉमस से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ से जाते हुए देखा है? मतलब कि थॉमस ने जिस लड़की को मारा ये उसकी बहन है। थॉमस कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। हालांकि वो थॉमस से ये भी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पानी का होल है, तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन तभी थॉमस उस पर गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। वैसे तो वो लड़की उसकी भलाई चाहती थी। जब थॉमस थोड़ा हेकड़ी से बात करता है तो वो लड़की भी यहाँ से चुपचाप चली जाती है, लेकिन फिर थॉमस की हालत धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी थी। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके आसपास आग जलाया है। किसी और ने नहीं, बल्कि उसी लड़की ने आग जला करके यहाँ से चली गई थी। थॉमस की हालत देख करके लग नहीं रहा था कि वो इस बार जंगली कुत्तों से बच पाएगा। फिलहाल उसी समय वापस से उसके पास एल्विस का कॉल आता है। थॉमस उससे कहता है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तभी एल्विस भाई कहते हैं कि मैं धुआं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, बस थोड़ी देर खुद को संभाल लो। लेकिन उसी समय अचानक से यहाँ पर कई सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं और वो थॉमस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो थॉमस को कमजोर समझ करके उस पर बार बार अटैक कर रहे थे। थॉमस भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी समय हम एक पहाड़ के ऊपर ढेर सारा खाना और आग जलता हुआ देखते हैं। इस पहाड़ पर कोई और नहीं बल्कि हमारे एल्विस भाई रुके हुए थे। वो एक दिन पहले ही यहाँ पर आ गए थे, लेकिन वो यहीं पर रुक गए थे क्योंकि उनके मन में लालच आ गया था। वो उस पूरे सोने को हड़पना चाहते थे। अभी जो थॉमस के साथ हो रहा है बस वो यही चाहते थे। उन्हें अच्छे से पता था कि थॉमस एक वक्त पर कमजोर हो जाएगा और वो जंगली कुत्तों से खुद को बचा नहीं पाएगा। जब एल्विस भाई को पता चला कि जंगली कुत्तों ने थॉमस का काम तमाम कर दिया है तब वो अपनी गाड़ी लेकर के उसके पास आते हैं। सोना अभी भी वहीं पर था और वो उसकी खुदाई करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक तीर लगता है। इस तीर में जहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से मौके पर ही एल्विस भाई की मौत हो जाती है। फिलहाल हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर ये तीर किसने चलाया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।